नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हर शाम 4 बजे मनी नाइन के यूट्यूब और फेसबुक पर आपके साथ लाइव जुड़ती हूं ताकि आप पर्सनल फाइनेंस में कोई भी डिसीजन गलत नहीं लें। इसीलिए हमारी कोशिश है कि हफ्ते में 5 दिन जो है वर्किंग डेज जो है मंडे टू फ्राइडे अलग अलग पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक पर अपने गेस्ट को लेकर के आएँ, आपसे उनकी बातचीत करवाएं और आपके मन में जो सवाल है उसे सुलझाएं। आज है वेडनेसडे और बुधवार को हम कवर करते हैं म्यूचुअल फंड। तो क्या हो रहा है, शेयर मार्केट में तो हम तेज दौड़ देख रहे हैं और साथ में म्यूचुअल फंड में भी पिछले 3-4 महीने में रिटर्न जो है वो सुधरा है, लेकिन तब भी म्यूचुअल फंड में नए निवेशों की तादाद सुधरी नहीं है। और इस साल के पहले 6 महीने में ही जो डेटा नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह का है कि पहले ही 6 महीने में म्यूचुअल फंड में केवल 16 लाख नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं। वही साल 2022 से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो पहले 6 महीने में कुल 47 लाख नए इन्वेस्टर जुड़े थे और इसी तरह 2021 में भी 24 लाख नए इन्वेस्टर जुड़े थे। तो अभी 2023 में क्यों नए निवेशक जो हैं वो उतने ज़्यादा आगे नहीं आ रहे। अब कुल मिलाकर के 3 करोड़ 83 लाख जो है यूनिक परमानेंट अकाउंट यानी म्यूचुअल फंड के कुल निवेशक हैं, लेकिन नज़र ये आ रहा है कि 2023 में अभी तक जो है ऐड होने की जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की तादाद है वो धीमी रही है। ऐसा क्यों रहा है, आपको क्या करना चाहिए और बाजार में जब इस तरह की रैली दिख रही तब म्यूचुअल फंड निवेशक क्या करें, इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ जुड़ी है फिनवाइज पर्सनल फाइनेंस की फाउंडर प्रतिभा गिरीश। थैंक यू सो मच प्रतिभा, आपने वक्त निकाला। आपसे हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं यानी प्रतिभा से आप सीधे अपना सवाल पूछ सकते हैं, तो उसके लिए क्या करें, आप व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं 9311211874। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर और साथ ही में आप ईमेल कर सकते हैं हमें money9query@tv9.com पर। और साथ ही में आपको अगर आप अपने सवाल को जितने अच्छे तरीके से हमें लिख करके भेजेंगे उतना अच्छा रहेगा, यानी हमारे एक्सपर्ट उसे उतने अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। चलिए तो प्रतिभा को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। प्रतिभा, वेलकम टू मनी नाइन। सबसे पहले तो ये जो आंकड़े हमें आ रहे हैं कि जो फर्स्ट हाफ रहा है करंट ईयर 2023 का, उसमें केवल 16 लाख म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ही जुड़े हैं। ये इसको जब हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से तो उससे काफ़ी कम है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए। ये गिरावट क्यों नजर आ रही है, व्हाट इज द रीजन? ये एक टिपिकल साइकिल है और ग्रीड और फियर का। आप हमेशा देखेंगे जब मार्केट में बहुत तेजी है तो जैसे जैसे तेजी बढ़ता जाता है और कस्टमर्स जुड़ जाते हैं, क्योंकि एक फियर हो जाता है कि अच्छा कर रहा है मार्केट और सबको रिटर्न आ रहा है, मेरे पड़ोसी का आ रहा है, मेरे फ्रेंड्स को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे करना चाहिए इससे। अगर आप देखेंगे 2021 के मिड से 2023 मार्च तक काफी स्टैग्नेंट सा रहा है मार्केट्स में, कहीं कोई तेजी नहीं था, एकदम रिटर्न्स जो है या फिर सेम टू सेम था या फिर हल्का सा नेगेटिव था। और लोगों का उम्मीद होता है कि एसआईपी करेंगे और मैजिकली उनका पैसा तुरंत बढ़ने लगता है। चलो तुरंत नहीं हुआ, 6 महीने बाद तो होना चाहिए। 1-1.5 साल हो गया, रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं, तो वो एक अच्छा फीलिंग चला जाता है कि अभी का अभी हमें एसआईपी के साथ जुड़ना चाहिए। वापस उसी ही तेजी में लोग आएंगे जब ये लास्ट 3 मंथ्स का जो दौर चला है अप्रैल से लेकर अभी जून जुलाई एंड तक, जो एकदम तेजी से ऊपर गया है मार्केट, ये 2-3 और महीना टिकेगा तो नए कस्टमर्स बड़े नंबर्स में जुड़ेंगे एसआईपी के साथ। तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है, यू आर सेइंग कि ये एक तरह का साइकिल है, ऐसा आप लोग देखते हैं? ऐसा हमेशा ही ऐसा होता है, लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख है कि हमें जो नहीं करना चाहिए जब मार्केट तेजी में, एसआईपी में फिर भी मतलब टाइमिंग का कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन जो है एसआईपी से एकदम क्लियर होना चाहिए। एसआईपी हो कि लमसम हो, लमसम हो तो मतलब थोड़ा डिफरेंट है एसआईपी के सामने, बट दोनों इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, दोनों में आपको टाइम देना बहुत जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने आज निवेश किया और आपको 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर अच्छा रिटर्न दिखे। ऐसा हो भी सकता है कि नेगेटिव हो, लेकिन आपको अच्छी तरह से फंड सिलेक्शन करके उसमें टिके रहना है ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिले। तो ये बहुत अच्छा सीख है कि आप लेटेस्ट 6 महीने 1 साल का रिटर्न मत देखो। अगर आप एसआईपी कर रहे हो तो आप लंबे समय अवधि के लिए ही करो, नहीं तो मत करो। और 5 साल 3 साल का रिटर्न देखो, हमेशा ही आपको पॉजिटिव रहा होगा, बहुत अच्छी तरह से पॉजिटिव रहा होगा, इन्फ्लेशन को बीट किया होगा और डेट से कहीं ज्यादा अच्छा होगा।
तो ऐसे बाजार में जो लोग सिप करते हैं उन्हें आप क्या सलाह देती हैं? क्या ये सिप करने का सही समय है जब बाजार एकदम अपने हाईज पर बना रहे हैं, रोज एक नया हाई आ रहा है? हाँ, कुछ ऐसे भी दिन रहते हैं जब हम थोड़ा सा देखते हैं कि वॉलेटाइल भी रहते हैं मार्केट, लेकिन अभी ओवरऑल मूड जो है वो थोड़ा सा अपवर्ड है। तो ऐसे में सिप करना चाहिए या नहीं? क्योंकि लगता है अगर अभी सिप करेंगे तब तो हमें महंगा हमारे लिए पड़ेगा ये सौदा। सिप का पूरा इन्वेंशन ही इसलिए हुआ था कि हम टाइम ना करें मार्केट को। कब जब हमारे पास सरप्लस है, और जो जहां सरप्लस है वहां पे सिप चालू करना चाहिए, और लेकिन ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा, इक्विटी मार्केट्स ऐसे ही है, तो सिप के लिए आपको कोई टाइमिंग की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जब आप मार्केट्स ऊपर है और आप सिप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हो सकता है 6 महीना 1 साल आपको इतना अच्छा रिटर्न्स ना मिले। अगर आप सोचते हैं कि चलो अभी रिटर्न्स नहीं मिलने वाला तो मैं 6 महीने 1 साल बाद कर लूंगा, लेकिन किसी को पता नहीं वो चेंज कब होगा। जैसे किसी को पता नहीं था कि अप्रैल में जून में इतना तेजी आएगा, ये किसी को पता नहीं था लास्ट, अगर आप जैन फेब में पूछते। तो इसलिए साइडलाइंस में रहना अच्छी बात नहीं है। कोई भी टाइम अच्छा टाइम है सिप के लिए। आपके पास सरप्लस होना चाहिए और आपके पास लंबा समय अवधि होना चाहिए। कम से कम 3 से 5 साल के लिए आप सिप करोगे तो आप बहुत रिग्रेट नहीं करोगे, और ये बहुत हैप्पी डिसीजन होगा। सब अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी कराओगे आपसे। ओके, ऑल राइट। आप ये बताइए कि रिटर्न को लेकर निवेशकों को म्यूचुअल फंड निवेश से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? आपने कहा लॉन्ग टर्म नज़रिया होना चाहिए, तो समझ में आ गया, लेकिन सब जानना चाहते हैं ना भाई कि कितना मुझे रिटर्न मिलेगा। मुझे पता है इसको हम अनुमान तो नहीं लगा सकते, लेकिन आप निवेशकों को क्या कहते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन क्या होने चाहिए? अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, 5 साल प्लस के लिए करते हैं, तो उनका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि 10 to 12% रिटर्न आना चाहिए। 11-12% हम लोग सबके लिए लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 20% 25% रिटर्न्स आता है, और लोग आके बताते देखो मेरे नेबर को आ गया 20% रिटर्न्स, हो सकता है आपको भी आएगा 20%। उस टाइम पे सिर्फ याद रखो ये 20% परमानेंट नहीं है, वो मीन रिवर्ट हो जाएगा, एवरेज में आएगा 12%, और 11 to 12% आएगा। और अगर उल्टा है, आपका नेगेटिव जा रहा है रिटर्न, तब भी आपको यही बात याद रखना है कि ये भी परमानेंट नहीं है। आपका अगर -2% 3% या -10% भी है तो आपको चिंता नहीं करना। अगर फंड्स अच्छे हैं तो मीन रिवर्ट होगा 5 years के अंदर। आप 10 to 11% कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर याद रखें कि वॉलेटाइल रहेगा। हर साल मार्केट 10 से 15% गिरेगा, और 4-5 साल में एक बार, या 20-30% से भी मार्केट गिर सकता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट्स कभी टेम्पररीली या काफी लंबे समय अवधि के लिए आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन आपको उस टाइम पे कंटिन्यूअसली सिप करते रहना, क्योंकि आप कम पैसे में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब कम मार्केट का लेवल कम है, तो आप ज्यादा यूनिट्स खरीद रहे हो तो ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये गुड टाइम है कि टॉप अप करें आप। मार्केट अच्छा नहीं कर रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो आपको टॉप अप करना चाहिए। लेकिन होता ठीक उल्टा है ना, जब मार्केट गिरते हैं तो लोगों को लगता है यार अब तो गिर रहे हैं, निकल जाएं, क्या क्या करें। इनफैक्ट वही मेरा सवाल ये भी था कि रिटर्न जब मन के मुताबिक नहीं मिलते हैं तब आप क्या करने की सलाह देते हैं? स्पेशली मार्केट्स अगर डाउनफॉल में है तब आप क्या करने की सलाह देते हैं? जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट को इवैल्यूएट करते हैं तो हम अंडरलाइन को इवैल्यूएट करते हैं कि अगर इंडेक्स जो आपने, मतलब ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है। ओवरऑल मार्केट बहुत तेजी में है और बहुत अच्छा कर रहा है, और आपका एक फंड है जो अच्छा नहीं कर रहा है, तो आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि क्यों नहीं अच्छा कर रहा है। ये क्या टेम्पररी परफॉर्मेंस इशू है कि कुछ अंडरलाइंग फैक्टर्स में ही चेंज हो गया। बट अदरवाइज जो सिप का आपका सबसे बड़ी बात होती है, जो इन्वेस्ट करते हैं उनका एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न्स चाहिए, अच्छा डबल डिजिट रिटर्न्स चाहिए, और एज ऑफ यस्टरडे चाहिए, अभी चाहिए, हमें अच्छा रिटर्न चाहिए और अभी चाहिए। लेकिन मार्केट का ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो अगर आपका सिप अच्छा नहीं कर रहा है तो आपको इवैल्यूएट करना है कि फंड अच्छा है, मार्केट सिचुएशन की वजह से नहीं अच्छा करा तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप टिके रहो और आपका फंड्स अच्छा करने लगेगा। अगर आपको लगता है कि ये फंड सिलेक्शन हमने किसी और कारण से किया, ये फंड आप कुछ बोला कुछ और है, कर कुछ और है, तभी भी आपको चेक करना है कि आपका एग्जिट क्लॉज क्या है। जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए, आप जो इन्वेस्ट कर दिए उसको रखो। अगर आपका सॉलिड कन्विक्शन है कि ये जो फंड है जो डिलीवर नहीं कर रहा है, तो आप नए फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो बहुत रेयर ओकेशंस में होता है। पिछले 5 साल में हमने 2 भी ऐसा सिप नहीं होगा जो बंद करके न्यू फंड में किया, और एक भी ऐसा नहीं है जो बंद करके सारे पैसे निकाल दिए उस टाइम पे। तो इम्पेशंस
इट्स नॉट गोइंग टू बी इनफ। इम्पेशंस की वजह से आप निकाल दो पैसा, तो ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि एक बस स्टॉप से दूसरा बस स्टॉप जाते रहोगे, कोई भी बस नहीं मिलने वाला। आपको पेशेंस रहेगा तो यू विल सी वेरी गुड रिटर्न्स। और जो ओके। लोग अप्रैल फर्स्ट को रो रहे थे, आज की तारीख में बहुत ही हैप्पी है रिटर्न्स। राइट, चलिए अब कुछ पोर्टफोलियोज लेकर आएंगे प्रतिभा आपके लिए। नीरज का सवाल हमें व्हाट्सएप पर आया था, अमरावती से है नीरज, और इन्होंने हमें बताया है, माफ़ कीजिएगा इनका नाम है नीरज सावला और हमने इनका नाम चावला लिख दिया है, सो ये अगर व्हाट्सएप पर देख रहे होंगे नीरज जी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर चलिए आपका सवाल लेते हैं। ये राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, एनपीएस में इन्हें निवेश करना मैंडेटरी है। एनपीएस के अलावा ये सुकन्या समृद्धि योजना में हर साल 1 रुपये का निवेश करते हैं और 4 मंथली सिप कर रहे हैं। तो इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो देखते हैं। एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड 4,000 रुपये का सिप है इसमें। इसके साथ ही एसबीआई के ही स्मॉल कैप फंड में ये 5,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 का निवेश कर रहे हैं। क्वांट मिड कैप फंड में 3,000 रुपये का निवेश कर रहे हैं। 15 साल जो है इनका नज़रिया है और इनके 4 गोल्स हैं। तो मुझे ये पोर्टफोलियो इसलिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने अपने गोल्स जो है अलग अलग करके बताए हैं कि ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए घर खरीदने के लिए जमा करना चाहते हैं, 2.5 लाख रुपए वो बेटी की शादी और पढ़ाई के लिए जमा करना चाहते हैं 15 साल में, और करीब 3 करोड़ 30 लाख रुपए रिटायरमेंट के लिए करना चाहते हैं जमा। तो कि अपना सिप बढ़ाने की भी स्थिति में कहाँ इन्हें निवेश करना चाहिए। और हम देख रहे हैं 2 एसबीआई के फंड हैं, एक इंडेक्स फंड, एक स्मॉल कैप और एक पराग पारिक का क्वांट मिड कैप फंड, यहाँ पर ये निवेश कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको नीरज का ये पोर्टफोलियो? नीरज जी, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर लगते हो कि आपने बहुत क्लियरली अपने गोल्स को आर्टिकुलेट किया है। रिटायरमेंट के लिए आपने बताया है कि आपको 15 साल में 3.3 करोड़ की जरूरत होगी। ये बहुत बड़ा रकम होता है, लेकिन अगर आप सिप देखें, सिप करना चाहिए, कितना सिप करना चाहिए, इसमें 66,000 का सिप लगेगा ये रकम को रीच करने के लिए। लेकिन अगर आप स्टेप अप सिप करेंगे तो आपको इजीली ये अमाउंट आप रीच कर पाओगे स्टेप अप सिप के जरिए। सेम हाउसिंग के लिए जो आपको चाहिए, अगर आप नॉर्मल सिप करते हो, जैसे हर साल उतना ही सिप करते रहोगे, बढ़ाओगे नहीं, तो 26,000 की सिप की जरूरत होगी। लेकिन स्टेप अप सिप 15,000 से लेकर आपका गोल बड़ी आसानी से मीट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये रकम बड़ा है, मैं इतना सारा एसआईपी कैसे करूंगा। तो आपको जितना सरप्लस होता है आप सरप्लस से स्टार्ट करो और सिप को बढ़ाते रहो, क्योंकि हर साल आपका इनकम तो बढ़ता ही रहता है। तो एक और चीज आपको याद रखना है कि एनपीएस के जरिए आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी शायद आपका काफी हद तक, बिकॉज आप 15 ईयर्स बाद रिटायर होने वाले हो, तो काफी हद तक इक्विटी में जाता हो। सो सिप में वो भी जुड़ना है। जो आपने 4 फंड किया उसके अलावा जो एनपीएस में करो वो भी सिप ही काउंट हुआ ना। तो आपको टोटली कितना करना है, 66 + 26 करना है, या फिर कुल मिला के 53 से स्टार्ट करो। एनपीएस भी और आपकी करंट एग्जिस्टिंग सिप दोनों मिला के आप 53 से स्टार्ट करो, हर साल 10% से बढ़ाओ, तो आप अपने गोल्स को रीच कर जाओगे। तो जहां अभी तक ये मौजूदा ही पोर्टफोलियो में बढ़ाएं या कुछ नया ऐड करें? और क्योंकि जो टारगेट्स है 15 इयर्स में हम देख रहे हैं घर खरीदना, बेटी की शादी और पढ़ाई, रिटायरमेंट। तो आपका जो फंड सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा है। आपने मतलब इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, आपने अच्छी तरह से सिलेक्ट किया है। तो हमारा सुझाव यही होगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग फंड्स है उसी में आप बढ़ाइए, लेकिन बढ़ाने से पहले ये जरूर चेक कीजिए कि हर महीना आप एनपीएस में कितना कर रहे हो। तो टोटल अगर आपको 53 करना है तो आपके एसआईपी प्लस एनपीएस मिला के कितना हो रहा है वो 53 से माइनस करके आपको स्टार्ट करना है। वो नंबर 1। नंबर 2, आप सुकन्या समृद्धि में भी कर रहे हो। सुकन्या समृद्धि में गर्ल चाइल्ड के लिए आप इन्वेस्ट करो, तो 14 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो और 21 साल के बाद वो पैसा आपको आता है। तो आपका जो तीसरा गोल है कि बेटी की पढ़ाई और बेटी की शादी, एग्जैक्टली वही गोल्स के लिए ये सुकन्या समृद्धि बना है। तो अगर आप जैसे कर रहे हो आज की तारीख में 1 लाख रुपया डालते रहोगे अगले 14 साल तक, या फिर पहले से भी डाल रहे हो, 14 साल के लिए डाल रहे हो, तो वो 21 लाख बन जाएगा, 24 लाख बन जाएगा 14 ईयर्स में। और 21 ईयर्स के बाद आपका वो रकम बन जाएगा 41 लाख। तो आपका दोनों गोल्स बड़े आसानी से आप मीट कर पाओगे। तो एक तो कंग्रेचुलेशंस, आपने अच्छे फंड सिलेक्ट किए और बड़ी लंबी सोच रखते हैं। तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू रीच द गोल्स। ठीक है, तो अच्छे आपके पास स्कीम्स हैं, इसी में आप बढ़ा सकते हैं। और प्लीज़ इसमें आपको एनपीएस को भी कंसिडर करना है और सुकन्या में भी आप निवेश कर रहे हैं, तो एक अच्छा पोर्टफोलियो नज़र आ रहा है। 10% से आप हर साल एक
हाइक लें या जितने समय में आप कंफर्टेबल हो, अगर आप 6 महीने में ही वो हाइक ले सकते हैं, जैसे आपने लिखा है कि आप बढ़ाना चाहते हैं सिर्फ, तो व्हाई नॉट, प्लीज इंक्रीज कीजिए नीरज। बेस्ट ऑफ लक।